हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। मैं हूं गीतिका और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड पेपर 2026 की कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज। इस सीरीज में हम पूरे पेपर को सेक्शन वाइज सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ करेक्ट आंसर ही नहीं बल्कि हर क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट भी समझेंगे, ताकि अगर इसी कंसेप्ट से कोई नया क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसे भी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओ। मेरी रिक्वेस्ट है कि हर क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर वीडियो कंटिन्यू करके अपना आंसर वेरीफाई करिए। इससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग होगी। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? Mn2O7, MnO2, MnO, Mn2O3। ये क्वेश्चन ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर से है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर सॉल्व करेंगे। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है ऑक्साइड उतना एसिडिक हो जाता है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है ऑक्साइड उतना बेसिक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। पर हमसे बेसिक कैरेक्टर की बात की हुई है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन Mn2O7, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसे लेट कर लेते हैं x। लाइक यहाँ पर हमने Mn का x लेट कर लिया, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 7 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है तो 0 रख देंगे। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2। x कितना आ गया? +7। Mn2O7 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया हमने। ऑप्शन बी MnO2, Mn का निकालना है, लेट कर लेंगे x प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 ऑक्सीजन के लिए इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO2। ऑप्शन सी MnO, Mn का लेट कर लेंगे x, ऑक्सीजन के लिए -2, ओवरऑल चार्ज 0, x इज इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO। ऑप्शन डी Mn2O3, Mn का लेट कर लेंगे x अगेन, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, उधर लेके जाएंगे +6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन Mn2O3। यहाँ पर हमने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा तब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट Mn2O7 का है, पर सबसे कम किसका है? MnO का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड। आंसर ऑप्शन सी MnO। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। यहाँ पर कहीं पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ ही नहीं रही है, मतलब इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन, डिपेंड ही नहीं करेगा, पैरेलल चला जाएगा। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 हो तब भी हाफ लाइफ इतना ही है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो गई है, टी हाफ सेम है, 5 हो गई है तब भी सेम ही है। तो यहाँ पर उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू ICRT।
यहाँ पर आई की वैल्यूज निकालनी है हमें, जैसे KCl है, K प्लस Cl माइनस, 2 आयन्स बन रहे हैं, आई की वैल्यू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3, CaCl2 ब्रेक कैसे होगा, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, यहाँ पर 3 आयन्स बन रहे हैं, 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4, ग्लूकोज ब्रेक ही नहीं होगा इस तरीके से, डिसोशिएट नहीं होता आयन्स में, और ना ही यूरिया ब्रेक होगा इस तरीके से, ये भी आयन्स में ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 और यहाँ पे भी आई की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। इस केस में हाईएस्ट आई वैल्यू किसकी है, CaCl2 की, और यहीं पर हमारी I इज इक्वल टू ICRT में जब वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन हर ऑप्शन में सेम दी गई है और R तो फिक्स ही रहता है, टेम्परेचर की कोई बात नहीं की हुई तो उसे भी हमें फिक्स ही मानना है, तो सिर्फ और सिर्फ I पे डिपेंड कर रहा था, जितना ज्यादा I होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। सबसे ज्यादा I आया है CaCl2, बी ऑप्शन, आंसर बी। Question number 4. For a reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3, rate of the reaction with respect to NH3 is. Rate of reaction कैसे लिखा जाता है, rate is equal to, reactant के लिए माइनस का साइन लगाते हैं, concentration change of reactant N2 लिख दिया जैसे, और डिवाइड बाय टाइम चेंज इज इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है H2 के आगे, यहाँ पर माइनस रिएक्टेंट के लिए स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1/3 ऐसे रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, डेल्टा H2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया जाता है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, डिवाइड में चला जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया NH3 पूछा है, तो ये आंसर आना चाहिए 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T, प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन होना चाहिए, आंसर डी। Question number 5. How many Faradays are required to reduce 1 mole Cr2O7 minus to Cr3 plus in acidic medium? Cr2O7 minus, इसे reduce करना है Cr plus 3 में, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई -2 विच इज इक्वल टू -2, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6 आ गया यहाँ पे। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आया है +6 और इस साइड है +3। लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +12 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का तो हो गया, राइट हैंड साइड में एक ही क्रोमियम है, पहले बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, 2 क्रोमियम +3 वाले हैं, +6 हो जाएगा ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, +6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर हमारे पास 1 मोल Cr2O7 माइनस रिड्यूस हो रहा है तो उसके लिए हम 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं, या फिर हम कहें 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं, और 6 मोल के करस्पॉन्डिंग 6 फेराडे चार्ज यूज हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 6. Which of the following Grignard reagent will be used to prepare this molecule when treated with methanol? Methanol क्या होता है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, HCOH। इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, मतलब कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है, बहुत सारे 4 ऑप्शन है हमारे पास, उनमें से एक यूज करके ये प्रोडक्ट बनाना है। एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स बना के देखते हैं। अगर हम ऑप्शन ए वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं CH3MgBr, इसकी रिएक्शन करवाते हैं मिथेनल HC+OH के साथ। यहाँ पर हम कैसे इसको चार्ज सेपरेट करते हैं, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव। लर्न कर सकते हैं जो नए हैं, नेगेटिव ऑन कार्बन, पॉजिटिव ऑन ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज कार्बन पर लग जाएगा,
CH3 C डबल बॉन्ड O पर अटैक करेगा, यहाँ पर CH3 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए MgBr आ जाएगा। फिर इस पे वाटर डाल देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है बॉन्ड HOH, फाइनल प्रोडक्ट HC, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है और एक OH आ जाएगा। CH3 CH2 OH ये प्रोडक्ट बन गया है, पर हमें तो कुछ रिंग वाला कंपाउंड बनाना था, तो A ऑप्शन तो सही नहीं है। लेट्स ट्राई अनदर ऑप्शन, B ऑप्शन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्राई करते हैं। CH2 MgBr 6 मेंबर्ड रिंग है, HCHO के साथ रिएक्शन करवाना है, चार्ज सेपरेशन, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, CH2 पर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन, ऑक्सीजन टेक्स अप द इलेक्ट्रॉन्स, क्या बन जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग CH2 combined with carbon already having 2 हाइड्रोजन्स, फिर इसके साथ ऑक्सीजन भी है। अब इस ऑक्सीजन पे MgBr लगेगा और नेक्स्ट स्टेप में ये MgBr हटा के हम OH लगा देंगे, CH2 कार्बन CH2 और ऊपर OH, पर ये भी मैच नहीं हो रहा है इससे जो हमें चाहिए था। अभी हम नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्राई करते हैं, C 6 मेंबर्ड रिंग MgBr, इसकी रिएक्शन करवानी है HCHO के साथ, अगेन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, पॉजिटिव ऑन मैग्नीशियम, दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 6 मेंबर्ड रिंग कार्बोनिल कार्बन से अटैच, ऑलरेडी हैविंग 2 हाइड्रोजन्स, इस पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ कौन आ जाएगा MgBr और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर H लग जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट CH2OH एंड 6 मेंबर्ड रिंग। यही हमारा प्रोडक्ट है जो हमें बनाना था। आंसर ऑप्शन C। इससे बनाएंगे एक कार्बन और बढ़ जाएगा, यहाँ पर CH2OH ऐड हो जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लैटिनम इन PtEn2Cl2+2+ इज। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वैलेंसी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए हैं वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर पहले इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सेंटर में रखेंगे प्लैटिनम, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री टाइप बना देते हैं, 2 EN जोड़ने हैं, EN बाइडेंटेट लीगेंड होता है, यहाँ पर भी बाइडेंटेट लीगेंड 90 डिग्री पे ही जोड़ सकते हैं, और 2 क्लोरीन ClCl जोड़ दिए। मेटल ने 6 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यही हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है। एक और तरीका इसे करने का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लीगेंड्स मल्टीप्लाई इट्स डेंटिसिटी के भी इक्वल होता है। डेंटिसिटी मतलब बाइडेंटेट लीगेंड है तो 2, यूनिडेंटेट लीगेंड है तो 1, इस टाइप से। यहाँ पर हमारे पास बाइडेंटेट लीगेंड EN2 है और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, उनकी डेंटिसिटी 2 होगी। Cl भी 2 लीगेंड है, उनकी डेंटिसिटी 1 होगी, 2 2s are 4 and 2 1s are 2 which is equal to 6। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 6 आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, CH3 whole thrice COC2H5 on reaction with HI gives। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पहले। C, इसके ऊपर 3 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, फिर ऑक्सीजन,
C2H5, इसकी रिएक्शन करवानी है HI के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम दो तरीके से करते हैं, ट्रिक कह लेना इसे। दो कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकते हैं हम। यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं कार्बोकेटाइन? CH3C, CH3, CH3 पॉजिटिव। दूसरा कार्बोकेटाइन पॉसिबल है C2H5 पॉजिटिव। जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसे हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे, मतलब हम इसकी रिएक्शन I- के साथ करवा देंगे। तो हम यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, कैसे करेंगे? C, CH3, 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 O, C2H5, इसके साथ HI की रिएक्शन करवा रहे हैं। नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये रिमूव हो जाएगा साइड से। CH3, C, CH3, CH3, यहाँ पर I लगा देंगे। और जो C2H5 O माइनस बना है, ये हमारा H प्लस गेन करके C2H5 OH बन सकता है। इसको हम लिख सकते हैं CH3 होल थ्राइस I। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। ऑप्शन C इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एनिलीन ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन यील्ड्स। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप, ये एनिलीन है। इसका जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पैरा प्रोडक्ट, फिर ऑर्थो प्रोडक्ट और मेटा प्रोडक्ट। ये हमने पढ़ा हुआ है NCERT में। 51% पैरा प्रोडक्ट मिलता है, 47% मेटा प्रोडक्ट मिलता है और 2% ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा क्यों होता है? NH2 इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादातर कैसे होते हैं? ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो फिर ये मेटा प्रोडक्ट क्यों बनने लग गया? इसका रीजन बता रहे हैं अभी। NH2 के पास लोन पेयर है, रिंग लगी हुई है नीचे पूरी। H2SO4 है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ये लोन पेयर इस H प्लस को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, तो NH3 पॉजिटिव बन जाएगा बेंजीन रिंग। अब ये जो बन चुका है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बन चुका है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा उसे मेटा पोजीशन पे भेज देगा। यहाँ पर हमारा मेटा प्रोडक्ट हमारा अच्छा खासा अमाउंट बन गया, 47%। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनेंटियोमर्स? एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। बिल्कुल सेम होते हैं पर उनकी एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। जैसे ग्लव्स होते हैं, अगर ग्लव्स एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, लेकिन उनको एक दूसरे के ऊपर रख दो, थंब की जगह थंब नहीं आता, फिंगर आ जाएगी लास्ट वाली, तो इस वजह से वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे, एक दूसरे को कवर नहीं कर सकते। इनका केमिकल रिएक्टिविटी बिल्कुल सेम रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, इवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होता है। सिर्फ एक चीज अलग है जो कि है स्पेसिफिक रोटेशन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नॉट ट्रू पूछा है, पेपर में नॉट जरूर पढ़ना। They have the same melting or boiling point, it is correct. They have the same refractive index, it is also correct. They have the same chemical reactivity, ये भी सही है। They have the same specific rotation, यही incorrect statement है, इसलिए B option आंसर हो जाएगा। Question number 11, an example of non-reducing sugar is glucose, sucrose, lactose, maltose.
ऑप्शन तो बी करेक्ट है, सुक्रोज। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर दे या टॉलरेंस सोल्यूशन को रिड्यूस कर दे। और वो कब रिड्यूस कर पाएंगे? जब उनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर फ्री केटोनिक ग्रुप हो। लेकिन ग्लूकोज में होता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, लैक्टोज में भी होता है, माल्टोज में भी अवेलेबल है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन यहाँ पर सुक्रोज में अवेलेबल नहीं है। इस वजह से आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फिनोल इन वीकली बेसिक मीडियम गिव्स। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग है, N2+ Cl-, साथ में रिएक्शन करवाई हुई है फिनोल के साथ। कपलिंग रिएक्शन है ये, पैरा हाइड्रोजन ऑफ फिनोल और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो जाएगी। प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजीन रिंग, दो नाइट्रोजन है, N डबल बॉन्ड N, फिर से बेंजीन रिंग आ जाएगी और पैरा पोजीशन पे OH लग जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 to 16, ये सारे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। अगर असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है तो ऑप्शन ए मार्क करेंगे। असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, तो बी मार्क करेंगे। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन डी इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। Question number 13. The presence of OH group in phenols directs the incoming group to ortho and para position. ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर डायरेक्ट कर रहा है, OH लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो और पैरा पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर देते हैं, वहां पर प्रोडक्ट बनता है, तो ये तो ट्रू है स्टेटमेंट। Next, OH group in phenol activates the aromatic ring towards electrophilic substitution. अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये एक्टिवेट भी कर रहे हैं, एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी और इसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14. Assertion is actinoids show irregularities in their electronic configuration, and reason is in actinoids 5f67s orbitals are of comparable energies. यहाँ पर जो एक्टिनॉइड्स के बारे में लिखा है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, ये सही है बात, ट्रू है ये स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें कभी 5s में लास्ट इलेक्ट्रॉन, 6s में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता। Question number 14. Assertion. Actinoids show irregularities in their electronic configuration and the reason is in actinoids 5s60 7s orbitals are of comparable energies. ये सही है फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी लिखी हुई है कि ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, क्योंकि कभी इसमें 7s में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, कभी 60 में, कभी 5f में, अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं फॉलो हो रहा। इन एक्टिनॉइड्स 5f60 एंड 7s आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट, बट आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है इन दोनों का, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15. कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रोप्स आर इजीली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. रीजन, कंपोनेंट्स ऑफ एन एजियोट्रोप हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज. जो असर्शन है वो फॉल्स है क्योंकि इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाता है, ये इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता इसको। कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रोप हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16. असर्शन. टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जैसे AT
GC पेयरिंग हमने पढ़ा हुआ है, A और T के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, जैसे मैं इसका मतलब है कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, और GC में 2 बॉन्ड्स लगाते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं. नेक्स्ट रीजन, the hydrogen bonds are formed between specific pairs of bases. AT की पेयरिंग होती है और GC की ही पेयरिंग होती है. A की G के साथ पेयरिंग नहीं करा सकते या T की C के साथ नहीं करवा सकते. तो ये ट्रू है और ये रीजन भी सही है. इसी का एक्सप्लेनेशन है. द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तभी तो सिर्फ A जो है सिर्फ T के साथ ही बॉन्ड बना रहा है या फिर पेयर कर रहा है, और G C के साथ ही पेयर कर रहा है. आंसर ऑप्शन ए.